आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में किसान बिल को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो भी पक्ष रखा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी किसान संगठन और किसानों के लिए आश्वस्त करने वाला नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून बिल पर स्टे लगा दिया है और एक 4 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की है, जिसे 2 महीने में अपना रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के लिए कहा गया है। हालांकि इस कमेटी पर भी किसान संगठन और किसानों ने सरकार से मिले होने का आरोप लगाया है और आज इस 4 सदस्यीय समिति में नामित होने वाले भूपेंद्र सिंह मान ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। और आज के वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट का पक्ष, इसके बाद किसान संगठन और किसानों का पक्ष बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है। इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान बिल पर मुख्य रूप से कौन कौन सी बात कही है। 5 बिंदु के माध्यम से इस चीज को हम समझते हैं। पहला, सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल लाए हैं उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी, शेतकरी संगठना और महाराष्ट्र के अनिल घनवट का नाम है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी किसान संगठन जो किसान बिल का समर्थन कर रही हो या फिर इसके विरोध में हो, वो इस कमेटी को अप्रोच कर सकता है और अपना बिंदु भी रख सकता है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह समिति केंद्र सरकार के बिंदुओं का भी ध्यान देगी। और पांचवा, यह कमेटी अपनी पहली मीटिंग 10 दिन के अंदर करेगी और अगले 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट देगी। ये वो 5 बिंदु है जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये बात जान लीजिए कि किसान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है, इसलिए किसानों ने कोर्ट से अपना विरोध को जारी रखने के लिए परमिशन और खास जगह भी मांगी थी। इसके अलावा एक और बात है जो किसानों के लिए चिंता का विषय है। कोर्ट ने जिन 4 लोगों को इस कमेटी के लिए चुना है, उनमें से 3 पर किसान के विपरीत किसान बिल के समर्थन में सरकार से हाथ मिलाने का आरोप है। जैसे भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने कल इस कमेटी को छोड़ा है, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह लिखा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। कल भूपेंद्र सिंह मान ने यह कहते हुए कमेटी से अपना नाम वापस लिया है कि वो किसानों के साथ हैं और वो किसान के हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कमेटी के दूसरे सदस्य प्रमोद कुमार जोशी पर यह आरोप है कि उन्होंने भी सरकार को किसान बिल के समर्थन में पत्र लिखा है। इसी संगठन के तीसरे सदस्य शेतकरी संगठना और अनिल घनवत पर भी किसान बिल का समर्थन करने का आरोप है और एक बचे जो सदस्य हैं, जिनका नाम अशोक गुलाटी है, उन पर भी किसान नेता यह आरोप लगा चुके हैं कि इन्होंने उस कमेटी का नेतृत्व किया जिन्होंने सरकार के लिए नए कृषि कानून बिल को लागू करने का सलाह दिया। यानी अगर किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो किसानों को अब भी राहत नहीं मिली है, इसलिए उनका विरोध अब भी जारी रहेगा। और अगर राहत के गुंजाइश की बात की जाए तो जब तक ये समिति अपना रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपती है, तब तक राहत की गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। अब दूसरी खबर, रुपेश हत्याकांड जो अब तक एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, उसके बावजूद अभी तक जो आरोपी बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक लगातार आदेश पर आदेश दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है, उसमें इस मर्डर का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ मिला है। पता चला है कि टेंडर दिलवाने के नाम पर रुपेश ने करीब 13 करोड़ रुपया लिया था और इन रुपयों के बदले रुपेश ने कहा था कि वो बिजली से जुड़े काम का टेंडर दिलवाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये रुपये किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि 3-4 लोगों से लिया गया था और 13 करोड़ रुपया लेने के बाद लगभग इसका आधा यानी कि 6 करोड़ रुपया रुपेश ने सामाजिक सेवा में खर्च किया। दरअसल उनके क्षेत्र में बाढ़ आया था और उसी बाढ़ में पीड़ितों की मदद करने के लिए पैसा खर्च किया गया। समाज सेवा करने के पीछे भी रुपेश का अपना एक महत्वाकांक्षा था। दरअसल रुपेश छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और इसी वजह से वे लगातार सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च कर रहे थे। पहले खबर थी कि क्रिमिनल्स की संख्या 2 है, लेकिन जब पुनाईचक और शंकर पथ पर लगे सीसीटीवी कैमरा को देखा गया तो पता चला कि क्रिमिनल्स की कुल संख्या 6 थी। ये सभी 3 बाइक पर आए थे और हर एक बाइक पर 2 अपराधी सवार थे। एसआईटी ने जब टावर से कनेक्ट हुए मोबाइल नंबर की पहचान शुरू की तो एक नंबर उत्तर प्रदेश का पाया गया है। पुलिस को शक हुआ और जब जांच की गई तो उसका कनेक्शन गाजीपुर से जुड़ा हुआ मिला है। अभी मोबाइल फोन को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि आगे जांच चल रही है। रुपेश सिंह अक्सर एक लड़की को घर छोड़ने के लिए आते थे, जिससे पुलिस को बेगूसराय के एक शूटर का कनेक्शन मिला है। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। जिस लड़की के साथ रुपेश को अक्सर देखा गया वो बहुत हाई प्रोफाइल है और उसकी पहचान भी कई बड़े लोगों से बताई जाती है। पुलिस ने अब तक करीब 200 लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई ठोस जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल छपरा से लेकर गोपालगंज तक
पुलिस अलग अलग टीम बनाकर अपराधियों की जांच कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तीसरी खबर, मुजफ्फरपुर में मोबाइल में वीडियो गेम खेलने को लेकर उपजे विवाद को सुलझाने के चक्कर में पहुंचे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रंजीत पासवान की हत्या कर दी गई। रंजीत पासवान का एक छोटा भाई पड़ोसी के एक लड़के रिंकू उर्फ शहबाज अंसारी के साथ अपने घर पर मोबाइल पर पिछले कई दिनों से लगातार वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखने के लिए कुछ लड़के अक्सर वहां भीड़ लगाते थे। इसे लेकर परेशान रंजीत पासवान ने कई बार रिंकू और अपने भाई पर गुस्सा किया। बुधवार के शाम रंजीत के भाई और रिंकू में गेम खेलने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद रंजीत बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई और रिंकू ने रंजीत के जांघ और पेट में चाकू मार दी। इसके बाद रंजीत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इधर गांव में जैसे ही लोगों को और भीम आर्मी के समर्थकों को रंजीत के मौत के बारे में पता चला तो लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया और तोड़फोड़ भी किया और घर में आग लगाने का प्रयास भी किया। इस बीच जब रंजीत पासवान का शव उनके घर पर पहुंचा तब लोगों ने 2 घंटे तक विरोध किया और हजारों की संख्या में पहुंचे लोग डीएसपी और डीएम को बुलाने की मांग करने लगे और जब तक ये दोनों नहीं आए तब तक लोग रंजीत के शव को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं गए। गांव का माहौल काफी बिगड़ रहा था, इसलिए रात भर पुलिस वहां पर खड़ी रही। हालांकि उसी रात शहबाज अंसारी उर्फ रिंकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती पूछताछ में रिंकू ने मोबाइल पर वीडियो देखने का विवाद बताया है। अब चौथी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव के वक्त जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उसमें इंटर पास छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास करने वाले छात्रों को 50,000 रुपया देने का वादा किया गया था। कहा गया था कि कन्या प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपने इस वादे को पूरा किया है। अभी स्नातक पास छात्राओं को 25,000 और इंटर पास छात्राओं को 10,000 रुपया मिल रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है और 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी छात्रा स्नातक या इंटर पास करेगी उसे इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। इस योजना से सालाना राज्य भर के 3 लाख से अधिक छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा, इसमें लगभग 2.25 लाख इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं होंगी। इस योजना को लागू करने के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति के बाद प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। अब तक स्नातक पास छात्राओं के लिए इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का व्यवस्था सरकार कर रही थी, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है और इंटरमीडिएट में 250 की जगह 600 करोड़ रुपया सालाना देने की व्यवस्था की गई है। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि कन्या प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार द्वारा लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मिलता है और बिहार सरकार ये चाहती है कि इन योजनाओं के जरिए अधिक से अधिक छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए। अब अंतिम और 5वीं खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चुनौती दी गई है। ये चुनौती हाईकोर्ट में एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दी है। इसमें यह कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जनता के मूल अधिकार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करती है, इसलिए व्हाट्सएप यूज करने वाले किसी भी इंसान की डेटा को जानने का प्रयास करना इलीगल है। इसलिए व्हाट्सएप के पॉलिसी पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसी याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि आईटी मिनिस्ट्री को गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया जाए ताकि व्हाट्सएप किसी भी इंसान का डेटा फेसबुक या फिर किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर ना करे। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो रही है, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप पर जो भी कंटेंट अपलोड होता है कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है और अगर नए पॉलिसी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।